हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईडब्ल्यूडी पर। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। साथियों, आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब हम इस क्लास में आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में जो प्रसिद्ध तबला वादक हैं उस्ताद जाकिर हुसैन सॉरी इनका निधन हो गया है। तो आपने बताना है कि जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अच्छा क्वेश्चन है। इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप लोगों को नोट करवाऊंगी उसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि जो प्रसिद्ध तबला वादक है इनका हाल ही में निधन हो गया है। उस्ताद जाकिर हुसैन इनका नाम है। आप लोगों ने बताना है कि इन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष जो है साथियों सम्मानित किया गया था। तो पद्म विभूषण की बात करेंगे तो पद्म विभूषण इन्हें मिला है वर्ष 2023 में। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकी जो डेथ हुई है साथियों वो अमेरिका में हुई है। ये एक बीमारी से ग्रसित थे। ये एक फेफड़ों की बीमारी होती है जिसे हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं। ठीक है, इनके जन्म की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा जाकिर हुसैन के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म है 9 मार्च 1951 को हुआ था मुंबई में। ठीक है, और आप लोगों ने नाम सुना होगा कि इनके जो पिता थे वो भी एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। ठीक है, उनका नाम था उस्ताद अल्लाह रखा। आप लोगों ने ये नाम सुना भी होगा। ठीक है, तो कला के क्षेत्र में योगदान के लिए देखिए इन्हें पद्मश्री भी मिला है। पद्मश्री मिला है इन्हें वर्ष 1988 में। पद्म भूषण मिला है इन्हें वर्ष 2002 में। और पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया वर्ष 2023 में। ठीक है, इसके अलावा इन्हें अन्य सम्मान भी मिले हैं, जैसे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है इन्हें वर्ष 1990 में। कालिदास सम्मान इन्हें मिला है वर्ष 2006 में। जो कालिदास सम्मान है देखिए ये मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। उसके बाद इन्हें मिला है एकेडमी रत्न अवार्ड। ठीक है, ये 2019 में मिला है और ये भी संगीत नाटक अकादमी की तरफ से दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड्स की बात करेंगे। देखिए इन्हें प्लेनेट ड्रम एल्बम के लिए मिला है बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक का ग्रैमी अवार्ड मिला था इन्हें वर्ष 1992 में। ये जो अवार्ड्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ इन्हें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, कोई सा भी आपको ऑप्शन में देके पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अभी ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए मिला था एक कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम का ग्रैमी अवार्ड मिला था इन्हें वर्ष 2009 में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। जो 66वें हमारे वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स है उसमें उस्ताद जाकिर हुसैन को 3 अवार्ड यहाँ मिले थे। इनके ऊपर जो कुछ एक दो पुस्तक लिखी गई हैं उनके बारे में जान लेते हैं। एक है इनके ऊपर जो प्रमुख बुक है इसका नाम है अ लाइफ इन म्यूजिक। ठीक है, इसके ऑथर है नसरीन मुन्नी कबीर। ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। और इसके बारे में एक जो इनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया ही है कि एक बीमारी से ग्रसित थे जिसका नाम है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ठीक है, फेफड़ों की ये एक बीमारी है। इसमें जो फेफड़े हैं वो ठीक से काम नहीं करते, लंग्स ठीक से काम नहीं करते हैं और फिर आदमी को धीरे धीरे ब्रीथ में भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट ट्रॉफी 2024-25 की विजेता है। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसकी जो विजेता रही है वो रही है मुंबई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है देखिए ये जो मैच है आपके मुंबई क्रिकेट टीम ये जो है इन्होंने ये खेला गया है बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में और यहाँ मुंबई ने मध्य प्रदेश टीम को हराया है। ठीक है, और ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। ठीक है, तो प्रतियोगिता में क्या है जो मुंबई क्रिकेट टीम के कप्तान है अंजिक्य रहाणे और मध्य प्रदेश टीम के कप्तान कौन थे, रजत पाटिल। चलिए इस एडिशन को देख लेते हैं। साथियों ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है आपको पता है T20 क्रिकेट की ट्रॉफी है। वैसे भी T20 क्रिकेट की जो मतलब क्रिकेट की मोस्टली ट्रॉफी है वो मैंने आप लोगों को नोट करवाई हुई है। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे ये जो ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इसका जो है साथियों ये 17वां एडिशन था। मुंबई ने इसमें जीता है और जिसमें रनर अप रही है वो मध्य प्रदेश रही है। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं अंजिक्य रहाणे, ये आपके मुंबई के हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो रन बनाए हैं वो भी अंजिक्य रहाणे ने बनाए हैं और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं, ये जगजीत सिंह ने लिए हैं जो चंडीगढ़ से हैं। ठीक है, घरेलू T20 क्रिकेट की ये एक प्रतियोगिता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी साथियों वर्ष 2006 से 7 में हुई थी। ऑर्गेनाइजर कौन है, BCCI है, आपको पता है। पिछले वर्ष जो इसमें चैंपियन रहा वो पंजाब रहा था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक देश का पहला जो डायबिटीज बायो बैंक है, आपको बताना है कि ये किस स्थान पर जो है स्थापित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया है, जो भी देश में प्रथम हो, ठीक है, जो विश्व में प्रथम हो, इनको तो आपने बिल्कुल भी छोड़ना है ही नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जो महिलाओं में प्रथम हो, ठीक है, पुरुषों में प्रथम हो, इनको आप लोग जरूर याद रखिए। पूछ रहा है, देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो साथियों, ये स्थापित किया गया है आपका चेन्नई में। ठीक है। बायो बैंक एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, ये एक ऐसी फैसिलिटी है, ये एक ऐसी सुविधा है जहां बायो सैंपल्स जो ऐसे होते हैं, हमारे ब्लड है, यूरिन है, तो इनको क्या है ना, लंबे समय तक हम सिक्योर रख सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो डायबिटीज पर रिसर्च करना है, तो इसका मेन काम क्या है? जो डायबिटीज है उस पर रिसर्च करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आप लोगों को पता है, इस समय वर्तमान में जो बहुत ज्यादा बड़ी जनसंख्या हमारी डायबिटीज से ग्रसित है। ठीक है, और इस पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च की जा सके और इसके ज्यादा से ज्यादा जो इसका ट्रीटमेंट है, कुछ इफेक्टिव ट्रीटमेंट पर रिसर्च किया जा सके, उसके लिए इनकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसका मेन काम वही है कि ये लोग डायबिटीज की पहचान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसके सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। आपको पता ही है कि डायबिटीज में क्या होता है ना? इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन का बिल्कुल अच्छे से यूज नहीं कर पाती है, जिस कारण हमारी बॉडी इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो बॉडी में कम कर देती है। और ये केवल इंसुलिन की ही बात नहीं है, जो भी ऐसे पदार्थ हैं हमारी बॉडी में जिनका हम अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं, बॉडी फिर धीरे धीरे बनाना कम कर देती है। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है साथियों, और जिसमें शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को ये कंट्रोल करने का काम करता है। और डायबिटीज में क्या होता है? डायबिटीज के कारण क्या होता है कि शरीर में जो हमारी ग्लूकोज होती है उसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जो विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का बाद में कारण बन जाता है। ठीक है, चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी नोट कर लीजिए कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को ये लग सकता है। तो देखिए, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? ये आपका अग्नाशय में स्थित जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, उनसे उनके द्वारा ये उत्पादित होता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर भारत ने वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है? ठीक है, बात हो रही है भारत की। तो देखिए, भारत ने किसको हराया है? तो साथियों, भारत ने यहाँ चाइना को हरा दिया है। ठीक है, चाइना को हराकर वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का ये खिताब जीता है। साथियों, ये 9वां एडिशन था और ये आयोजन जो किया गया ये ओमान के मस्कट में किया गया था। ठीक है, ये 9th एडिशन था। चैंपियन इंडिया रहा है और रनर अप आप लोगों को पता है चाइना रहा है, और भारत ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। चलिए, देख लेते हैं सबसे ज्यादा जो स्कोर किया है, ये दीपिका सहरावत ने किया है, जिन्होंने 12 गोल यहाँ किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। दिसंबर 2024 में ही भारत ने पाकिस्तान को हराकर 5वीं बार ये खिताब जीता है। ठीक है, ये मेंस की बात हो रही है। जी, वुमेन्स हॉकी की बात करते हैं। ये जो टूर्नामेंट है 1992 से शुरू हुआ है, एशियन हॉकी फेडरेशन से शुरू किया है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के किस प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया है? देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को और इसके फैक्ट्स को आप लोग नोट करेंगे। तो देखिए, ये है आपका श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट। अब आप सोचेंगे कि ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल जो है ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर क्यों दे रही है? तो देखिए, इसका कारण है। देखिए, जो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल है, उन्होंने ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर इसलिए दिया है क्योंकि इस मंदिर या इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इसमें जो सेफ्टी मैनेजमेंट है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, उनका पूरी तरह से पालन किया गया है। ठीक है, और इनके सेफ्टी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह से पालन करने के लिए ही इसको ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। देखिए, ये जो है प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को कौन बना रहा है? एल एंड टी कंपनी। एल एंड टी कंपनी का नाम आपने बहुत सुना होगा। एल एंड टी कंपनी का नाम है लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, ये जो है मंदिर, इस जो प्रोजेक्ट है, इस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और इस कंपनी को नेशनल सेफ्टी काउंसिल द्वारा भी गोल्डन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको बहुत अच्छे से लागू किया है। ठीक है, कार्यस्थल पर जो सिक्योरिटी है उसको इन्होंने प्रायोरिटी दी है, उसको इन्होंने प्राथमिकता दी है। चलिए
अब हम बात करेंगे ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल की, जिन्होंने इन्हें अवार्ड दिया है। तो देखिए ये क्या है, ये 1957 में क्या हुआ था, जो जेम्स टाई है उन्होंने ये ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल जो है स्टार्ट किया था। ये एक चैरिटी जो है, एक चैरिटी है रजिस्टर्ड, ठीक है। आपको पता है किसी कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य और उच्चतम जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको जो पालन करते हैं या उनको बढ़ावा देने के लिए ये काम करती है, ठीक है। और ये उन्हें सपोर्ट करते हैं, ये उन्हें सम्मानित करते हैं जो कार्यस्थल पर पूरी तरह से सेफ्टी देते हैं, पूरी तरह से हेल्थ कवर करते हैं और उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको पूरी तरह से पालन करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताइए कौन सा 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है, मोगा, विक्रम, शेरू या मोनाल। तो देखिए ये जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है वो है मोनाल। तो देखिए जो मोनाल है ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका उत्तराखंड का क्या है, एक राजकीय पक्षी है, ठीक है। और इसी को यहाँ का शुभंकर बना दिया गया है। आप लोग याद रखेंगे कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं, जो आपके नेशनल गेम्स होने हैं, ये उत्तराखंड में होंगे। 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक ये आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। तो शुभंकर आप लोग याद रखेंगे ये मोनाल है, ठीक है। और यहाँ का एंथम भी आप लोग याद रखेंगे, संकल्प से शिखर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो साथियों ये योजना शुरू की है आपकी जलवाहक योजना, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखिए भारत में क्या है, गंगा नदी एक बहुत बड़ा जलमार्ग है और इस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग एक, ठीक है, जिसे नेशनल वाटरवे 1 कहते हैं, ये बनाया गया है। अब क्या है, गंगा नदी के रास्ते से जो जहाज है इलाहाबाद से कहाँ तक जाते हैं, कोलकाता तक जा सकते हैं और ये बहुत लंबा जलमार्ग है, ठीक है। इसमें क्या है, कोयला, खाद्य पदार्थ, कच्चा माल, ये सब ट्रांसपोर्ट होता है। क्या है, गंगा भागीरथी हुगली, ध्यान रखेंगे, गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली भारत का सबसे लंबा वाटरवे है। इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कहाँ से है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक है। सारी चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली भारत का ये सबसे लंबा वाटरवे है। इसकी जो लंबाई है 1620 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक ये है। चलिए अब क्या है, दिसंबर 2024 में जो हमारे केंद्रीय जो आपके बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही बढ़ाने के लिए ही इस योजना को शुरू किया। उद्देश्य आप लोगों को पता ही है, ठीक है। जलमार्गों का यूज करके सुरक्षित और सबसे बड़ी बात है इको फ्रेंडली बनाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि देखिए जलमार्गों का प्रयोग किया जाएगा तो जल यातायात को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल से पटना, आगे भी इन पे जो वर्क किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल से पटना, बनारस, गुवाहाटी, यहाँ तक माल ढुलाई की जो लागत है उसमें भी साथियों कमी आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज। एक तो आप इसको नोट कर लेंगे, CPTPP, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप लोग नोट करेंगे कि CPTPP क्या है। ये है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। कह रहा है कि इसमें शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए इसमें जो शामिल हुआ है वो पहला यूरोपीय देश कौन सा है। तो साथियों ये बना है ब्रिटेन, ठीक है। और इस एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से CPTPP की फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए जो ब्रिटेन है ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है, ठीक है। ब्रिटेन वैसे 12वां सदस्य है परंतु यूरोप का पहला है। इसके अलावा इसमें ये देश शामिल हैं कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिली, न्यूजीलैंड, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू और सिंगापुर और वियतनाम, ये देश इसमें शामिल हैं। ये है कि एक्चुअल में ये एक एग्रीमेंट है, ठीक है, एक ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, जो प्रशांत महासागर के तट पर स्थित देशों के मध्य हुआ है। अब क्या है इसमें, देखिए यूएसए इससे बाहर हो गया है, ठीक है। यूएसए ने इससे निकलने का फैसला कर लिया है 2017 में। अभी इसमें क्या है, 12 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व फुटबॉलर जो मिखाइल कावेलाशिविली हैं किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो साथियों ये राष्ट्रपति चुने गए हैं जॉर्जिया के। कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए, जॉर्जिया के। देखिए सबसे बड़ी बात है ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं,
क्योंकि जो अगेंस्ट पार्टी थी वो नहीं चाहती थी कि यहाँ प्रेसिडेंट का चुनाव हो। तो इसीलिए जो आपके जो फिलहाल जो ये फुटबॉलर हैं पूर्व, मिखाइल कावेलाशिविली, इन्हें यहाँ जो है निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, चलिए जॉर्जिया की बात कर लेंगे। पूर्वी यूरोप में स्थित ये एक देश है। यहाँ की राजधानी नोट कर लीजिए, त्बिलिसी पूछी जा सकती है। मुद्रा है जॉर्जियाई लारी। प्रधानमंत्री हैं यहाँ के इराकली कोबा खिल्जी। ठीक है, तो थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया के महासचिव चुने जाने वाले भारतीय कौन है? तो बताइए, विवेक कुमार, राजीव मेहता या अनुराग जैन, महिमा सिन्हा। तो साथियों ये बने हैं राजीव मेहता, फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो महासचिव हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, उज्बेकिस्तान के जो ताशकंद है उसमें ये FCA यानी कि फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया एशिया की जो है बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है, और इसमें इन्हें यहाँ इसका सेक्रेटरी जनरल चुना गया, राजीव मेहता को। ठीक है, चलिए इनका जो कार्यकाल है साथियों वो 4 इयर्स का होगा, नोट कर लेंगे आप लोग। तो क्या है, एशियन फेंसिंग कॉन्फेडरेशन जो है इसमें एशिया में क्या है, ये तलवारबाजी की गवर्निंग बॉडी है। स्थापना हुई थी 1988 में, ये आप लोग नोट करेंगे। हेडक्वार्टर दुबई में है, UAE में। प्रेसिडेंट कौन है FCA के? शेख सलीम सुल्तान अल कासिमी जो है ये इसके प्रेसिडेंट। तो साथियों आज की क्लास के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं करंट अफेयर्स के वो सब हमने इसमें कवर कर लिए हैं। जो जो मैंने बताए हैं उन सबको नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को मिलते हैं। चलिए सभी को थैंक यू।